CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। पृष्ठ 94। 5.1 भूमिका। अपने आसपास हम जो भी आकार यानी शेप्स देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं। हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं। हम इन्हें रेखाखंडों, कोणों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। हम पाते हैं कि ये विभिन्न साइज या मापों के होते हैं। आइए इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियां विकसित करें। 5.2 रेखाखंडों का मापना। हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनता है और एक चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से बनता है। एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट एक रेखा यानी लाइन का एक निश्चित भाग होता है। इससे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप यानी मेजर एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई यानी लेंथ्स कहलाती है। हम इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना करने में प्रयोग करते हैं। 2 रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। 1. देखकर तुलना। यहां 2 रेखाखंड दिए गए हैं, AB और CD। केवल देखकर ही क्या आप बता सकते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है? पृष्ठ 95। आप देख सकते हैं कि रेखाखंड AB बड़ा है, परंतु आप अपने सामान्य निर्णय के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित रेखाखंडों को देखिए। यहां 2 रेखाखंड दिए गए हैं। इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों का अंतर इतना स्पष्ट नहीं है, अतः हमें तुलना करने की अन्य विधियों की आवश्यकता है। वास्तव में संलग्न आकृति में रेखाखंड AB और PQ की एक ही लंबाई है। यह इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमें रेखाखंडों की तुलना करने के लिए और अच्छी विधियों की आवश्यकता है। 2. अक्स द्वारा तुलना। यहां रेखाखंड AB और CD दिए गए हैं। रेखाखंड AB और CD की तुलना करने के लिए हम एक अक्स कागज यानी ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। हम अक्स कागज पर रेखाखंड CD का अक्स खींचते हैं और इस अक्स कागज पर बने रेखाखंड को रेखाखंड AB पर रखते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD में से कौन बड़ा है? यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्स कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उस अन्य रेखाखंड का भी अक्स खींचना पड़ेगा। यह कठिन है क्योंकि जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो आप सदैव रेखाखंड का अक्स ही नहीं खींचते रहेंगे। 3. रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। क्या आप अपने ज्यामिति बक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं? अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी है। यहां उनके चित्र दिए गए हैं। ध्यान दीजिए कि रूलर पर चिन्ह किस प्रकार अंकित हैं। यह 15 बराबर भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। पृष्ठ 96। इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित यानी सब डिवाइड किया गया है। कैसे? इस प्रकार उपविभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में उपविभाजित किया गया है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उपविभाजित भाग 1 मिलीमीटर है। कितने मिलीमीटरों से 1 सेंटीमीटर बनता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है,
तो हम 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे? 7.7 सेंटीमीटर का क्या अर्थ है? 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर होता है, 2 मिलीमीटर 0.2 सेंटीमीटर होता है, इत्यादि। 2.3 सेंटीमीटर का अर्थ होगा 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। मान लीजिए रेखाखंड AB की लंबाई मापनी है। रूलर के शून्य चिन्ह को A पर रखिए, B के सम्मुख चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मान लीजिए यह लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। हम इसे लंबाई AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या केवल AB बराबर 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया में भी त्रुटि की संभावना रहती है। रूलर की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। 1. अन्य कौन सी त्रुटियां और कठिनाइयां हमारे सम्मुख आ सकती हैं? 2. यदि रूलर पर अंकित चिन्हों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए तो किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? स्थिति के कारण त्रुटि। सही माप लेने के लिए आंख की स्थिति सही होनी चाहिए। आंख को चिन्ह के ठीक ऊपर रखा जाए, अन्यथा तिरछा देखने पर त्रुटि हो सकती है। ये प्रक्रिया संलग्न चित्र में दर्शाई गई है। क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? क्या इससे और कोई अच्छी विधि है? आइए लंबाई मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करें। डिवाइडर को खोलिए, इसकी एक भुजा के अंत बिंदु को A पर रखिए और दूसरी भुजा के अंत बिंदु को B पर रखिए। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि एक अंत बिंदु रूलर के शून्य चिन्ह पर रहे। अब दूसरे अंत बिंदु के सम्मुख चिन्ह को पढ़िए। यही रेखाखंड AB की लंबाई है। नीचे दी आकृति देखिए। पृष्ठ 97। प्रयास कीजिए। 1. एक पोस्ट कार्ड लीजिए। उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके इसकी 2 आसन्न भुजाओं को मापिए। 2. कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। डिवाइडर और रूलर का प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। प्रश्नावली 5.1। 1. रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? 2. एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? 3. कोई रेखाखंड AB खींचिए। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। AB, BC और CA की लंबाई मापिए। क्या AB बराबर AC जमा CB है? टिप्पणी: यदि किसी रेखा पर बिंदु A, B, C इस प्रकार स्थित हों कि AC जमा CB बराबर AB है, तो निश्चित रूप से बिंदु C बिंदु A और B के बीच स्थित होता है। 4. एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? 5. जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। 6. B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, जहां A, B, C और D एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि AB बराबर CD क्यों है? 7. 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। 5.3 कोण, समकोण और ऋजुकोण। आपने भूगोल
यानी जियोग्राफी में दिशाओं के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि चीन भारत के उत्तर में और श्रीलंका दक्षिण में है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। कुल मिलाकर 4 दिशाएं हैं। पृष्ठ 98। ये हैं उत्तर यानी नॉर्थ, N, दक्षिण यानी साउथ, S, पूर्व यानी ईस्ट, E, और पश्चिम यानी वेस्ट, W। क्या आप जानते हैं कि उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है? पश्चिम के विपरीत कौन सी दिशा है? आप पहले से जो जानते हैं उसे याद कीजिए। अब हम इस ज्ञान का प्रयोग कोणों के कुछ गुणों को सीखने में करेंगे। इन्हें कीजिए। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होइए। घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाइए। आप एक समकोण यानी राइट एंगल के बराबर घूम गए हैं। घड़ी की दिशा में एक समकोण और घूमिए। अब आप दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा यानी वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में एक समकोण घूम जाएं, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? यह पुनः पूर्व में है। क्यों? निम्नलिखित स्थितियों को देखिए। आप उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं। घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हैं। उत्तर की ओर मुंह होने से दक्षिण की ओर मुंह होने तक घूमने में आप 2 समकोण घूम गए हैं। क्या यह 2 समकोणों के एक घूर्णन के बराबर नहीं है? उत्तर से पूर्व तक का घूमना यानी घूर्णन एक समकोण के बराबर घूमना है। उत्तर से दक्षिण तक का घूमना 2 समकोणों के बराबर घूमना है। इसे एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। NS एक सीधी रेखा है। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होइए। पृष्ठ 99। एक ऋजु कोण के बराबर घूमिए। अब आप किस दिशा में मुंह किए खड़े हैं? आप उत्तर दिशा की ओर मुंह किए खड़े हैं। उत्तर से दक्षिण तक घूमने के लिए आप एक ऋजु कोण के बराबर घूमे हैं। पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक ऋजु कोण के बराबर घूमे हैं। इस प्रकार 2 ऋजु कोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितने समकोण घूमेंगे? एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। हम इन घूर्णनों यानी रेवोल्यूशंस को एक घड़ी पर देख सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुंचती है तो वह एक कोण यानी एंगल पर घूम जाती है। मान लीजिए घड़ी की एक सुई 12 से चलना प्रारंभ करके घूमती हुई 12 पर पुनः पहुंच जाती है। क्या उसने एक घूर्णन पूरा नहीं कर लिया है? अतः उसने कितने समकोण घूम लिए हैं? इन उदाहरणों यानी आकृतियों को देखिए। पहली आकृति 12 से 6 तक, एक घूर्णन का आधा या 2 समकोण। दूसरी 6 से 9 तक, एक घूर्णन का 1/4 या 1 समकोण। तीसरी 1 से 10 तक, एक घूर्णन का 3/4 या 3 समकोण। प्रयास कीजिए। 1. आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? 2. 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? 3. एक घड़ी पर आधे घूर्णन,
एक चौथाई घूर्णन और 3/4 घूर्णन के लिए 5 अन्य स्थितियां दीजिए। ध्यान दीजिए कि 3/4 घूर्णन के लिए कोण का कोई विशेष नाम नहीं है। पृष्ठ 100। प्रश्नावली 5.2। 1. घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह ए 3 से 9 तक पहुंचती है, बी 4 से 7 तक पहुंचती है, सी 7 से 10 तक पहुंचती है, डी 12 से 9 तक पहुंचती है, ई 1 से 10 तक पहुंचती है, एफ 6 से 3 तक पहुंचती है। 2. एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह ए 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे, बी 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करे, सी 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे, डी 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। 3. आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में ए पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें, बी पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1.5 घूर्णन करें, सी पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें, डी दक्षिण की ओर देख रहे हो और 1 घूर्णन करें। क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? 4. आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप ए पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें, बी दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें, सी पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। 5. घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह ए 3 से 6 तक पहुंचती है, बी 2 से 8 तक पहुंचती है, सी 5 से 11 तक पहुंचती है, डी 10 से 1 तक पहुंचती है, ई 12 से 9 तक पहुंचती है, एफ 12 से 6 तक पहुंचती है। पृष्ठ 101। 6. आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में ए दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं, बी उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत यानी वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं, सी पश्चिम की ओर देख रहे हों और पश्चिम की ओर घूम जाएं, डी दक्षिण की ओर देख रहे हों और उत्तर की ओर घूम जाएं। 7. घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे ए 6 से और 1 समकोण घूम जाए, बी 8 से और 2 समकोण घूम जाए, सी 10 से और 3 समकोण घूम जाए, डी 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।